इसमें भी आपने देखा कार्नवालिस है, उसने एक गुट बना लिया, मराठों को, निजाम को अपनी तरफ कर लिया, टीपू अकेले पड़ गया। परिस्थिति की मांग हो रही थी, कार्नवालिस देख रहा था टीपू अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, कब उसे मौका मिले और वो टीपू के ऊपर आक्रमण कर दे। ये मैसूर राज्य है, ये मराठा राज्य है, ये निजाम राज्य है, ये मद्रास। माही के यही बगल एक छोटा सा राज्य था त्रावणकोर। त्रावणकोर इसी उसके आसपास त्रावणकोर। मार्तंड वर्मा उनके बेटे राम वर्मा के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति में गया। पश्चिमी तट पर डच भी यहां हुआ करते थे, उनकी स्थिति थी। टीपू के अधीन संरक्षित डचों की 2 कोठी थी, वास्तव में वो टीपू की नहीं थी। दोनों जो किले थे, क्रंगनूर का किला था, एक पुलपट्टा का किला था उसी पश्चिमी तट का। डच उसे बेच रहे थे उस किले को, और टीपू को लिए बड़े काम की और सामरिक चीज थी। टीपू ने त्रावणकोर के शासक से कहा कि आप इसे मत खरीदें, मुझे खरीद लेने, क्योंकि इससे हम समुद्र के नजदीक चले जाते हैं और हमारी व्यापार और घोड़े और सामग्री लाने में मुझे मदद मिले। लेकिन आगे बढ़ के त्रावणकोर के राजा ने डचों से पश्चिमी तट की उन दोनों कोठियों को खरीद लिया। टीपू से नाराज हो गया, भाई उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया। पहले से उसके अधीन था भी वो, भले ही था किसका, डच का, लेकिन टीपू का वहां नियंत्रण था। इसे अपने इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप टीपू ने समझा और तुरंत आक्रमण कर दिया। किस पर? त्रावणकोर पर। त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण कर दिया। यही त्रावणकोर पर आक्रमण करना, वो दोनों डच किले को लेकर के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बुलावा हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि ये जो था त्रावणकोर था अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था, अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था। तुरंत दोनों के बीच युद्ध शुरू। कार्नवालिस स्टुअर्ट के नेतृत्व में एक सेना भेजा, एक बड़ी सेना लेकर के खुद चला। निजाम और मराठे अंग्रेजों के साथ थे। इनकी सैनिक मदद बहुत नहीं लिया, बस यही कहा शांत रहिएगा, जब मदद मांगूंगा तब दीजिएगा। कार्नवालिस बड़ी सेना लेकर के आगे बढ़ा और 90-91 के आसपास, उस समय जून जुलाई चल रहा था, जुलाई के आसपास आगे बढ़ा और टीपू के साथ हुई लड़ाई में, अब टीपू कहता है हमने जीता, कार्नवालिस कहता है हमने जीता। बरसात का समय था, फिलहाल अंग्रेजी सेना को काफी क्षति पहुंची, कार्नवालिस वापस चला गया। कार्नवालिस तुरंत पूरी तैयारी और साजो सामान के साथ, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल की मदद से टीपू को दंडित करने के लिए 2 तरफ से अब आक्रमण हो गए। इधर से अंग्रेज, मद्रास वाले अंग्रेज आक्रमण किए, बंबई उस तरफ से इधर से आक्रमण हो गया, इधर से निजाम सेना और बंगाल आने वाली सेना, तीनों तरफ से घेर लिए, पूरी तरीके से टीपू को हरा दिए। टीपू को लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हमारी राजधानी बर्बाद हो जाएगी। टीपू ने विवशता में आते हुए 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर, श्रीरंगपट्टम की संधि कर 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टम की संधि। इस श्रीरंगपट्टम की संधि में अंग्रेजों ने वो सब हासिल कर लिया जो वो चाहते थे, और टीपू ने वो सब गंवा दिया जो उसके। इस संधि के माध्यम से
अंग्रेजों ने टीपू का आधा राज्य ले, आधा ही उसके पास बचा। करोड़ों रुपए उसके ऊपर युद्ध हर्जाना के रूप में उसे देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जब तक वो पैसा टीपू को नहीं दे देता है, तब तक के लिए टीपू को अपने दो बेटे, एक का नाम था मुइजुद्दीन, एक का नाम था खिदमत, ऐसे था, टीपू के दो बेटे, अपने दोनों बेटों को टीपू को बंधक रखने पड़े अंग्रेजों के पास, गिरवी रखना पड़ा। जब पैसे दे देंगे तब उनके बेटों को छोड़। बाद में दक्षिण में जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह में टीपू के बेटों का रोल रहा है। फिलहाल टीपू के बेटे और आधा राज्य चला गया, पंगु कर दिया गया टीपू को पूरी तरीके से, और छोटे छोटे टुकड़े जीत करके, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ टुकड़े निजाम के आगे और कुछ टुकड़े मराठों के आगे अंग्रेजों ने अर्थात कॉर्नवालिस ने फेंक दिए, और टीपू को पूरी तरीके से घुटनों पे ला करके छोड़ दिया। अब बस टीपू नाम मात्र का बचा रह गया था, उसका आधा राज्य जा चुका था, दोनों बेटे बंधक बनाए जा चुके थे, उसके ऊपर से प्रतंत्रता वाली संधि थोप दी गई थी। मैसूर को सिर्फ उन्होंने छीना नहीं था, बस ऐसे। श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट जो बोलने वाला हूं, लिख लीजिएगा। इसी संधि के बाद, इसी युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्रों को बिना मजबूत किए अपने शत्रु का फण कुचल दिया, अपने शत्रु को समाप्त कर दिया, अपने शत्रु का अंत कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कहा था? मैंने अपने शत्रु मित्रों को बिना मजबूत बनाए शत्रु का पैर कुचल दिया, शत्रु का सर कुचल दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? अर्थात निजाम को और मराठों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, और सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा रोधक अंग्रेजों का मैसूर घुटने पर आ गया। कॉर्नवालिस के दंभ भरे वचन थे। टीपू हारा लेकिन टूटा नहीं। टीपू ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज बहुत अधिक समय तक हमें बख्शने वाले नहीं, इसलिए टीपू ने पुनः एक बार कमर कस के और अपने मैसूर राज्य को बचाने की पुरजोर कोशिश की। सेना को संगठित करना, रेवेन्यू व्यवस्था को स्थापित करना, अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत बनाने का प्रयास करना, और पूरी ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करना और एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना। सबसे बड़ा प्रयास उसने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय सहयोग। कस्तूनुनिया अपने दूत भेजे, तुर्की अपने दूत भेजे, अरब कंट्रीज और मिस्र अपने दूत भेजे उनसे संपर्क करने। उस समय फ्रांसीसी क्रांति जैकोबिन क्लब का सदस्य खुद बना। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया, अपने आप को नागरिक टीपू के रूप में उसने घोषित किया, और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के और मैसूर में अपनी पूरी व्यवस्था को बदल करके अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, मैसूर को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। नागरिक टीपू बनकर के, स्वतंत्रता वृक्ष को लगा करके, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनकर के, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के देशों से संपर्क करके टीपू ने अंग्रेजों को कान खड़ा कर दिया। इसी समय फ्रांस और रूस के बीच में संधि हो गई, और फ्रांस और रूस के बीच हुई इस संधि ने इंग्लैंड के कान खड़े कर दिए। इंग्लैंड को यह लगा कहीं ऐसा ना हो रूस की मदद से फ्रांस भारत पर आक्रमण करके हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश हमसे छीन ले।
इसलिए भारत में की स्थिति को स्ट्रांग किया जाए। डर लगने लगा अंग्रेजों को कि कहीं रूस और फ्रांस मिलकर के भारत पर आक्रमण ना कर दें, हमको बाहर करने के लिए भारत से बाहर। इसलिए लॉर्ड वेल्जली को भारत भेजा कि भारतीय देशी रियासतों को अपने पक्ष में करो, नहीं तो कुछ राज्य अगर मिल जाएंगे फ्रांस के साथ और रसिया के साथ हमारे खिलाफ, तब तो हम तुरंत युद्ध हार जाए। वेल्जली आया और उसका एकमात्र उद्देश्य था फ्रांस और रूस के भय को भारत में समाप्त करना और अधिकांश देशी राज्यों को अंग्रेजों के संरक्षण में ले आना। वेल्जली ने आते ही कौन सा पास फेंका? सहायक संधि। तुरंत उसके दिमाग की सोच थी, सहायक संधि लाया और देशी रियासतों और राज्यों पर थोपने का प्रयास किया ताकि सारे राज्य, देशी राज्य और रियासत अंग्रेजों के संरक्षण और लगभग अधीन हो जाएं। मैं पढ़ाऊंगा उस सहायक संधि में 4 प्रावधान बहुत तगड़े थे जो एक प्रकार से उन स्वतंत्र स्वायत्त राज्यों की स्वायत्तता छीन करके अंग्रेजों के गुलाम बना देते थे। पहला था, उस देशी राज्य को जो सहायक संधि स्वीकार करेगा उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के लिए होगी। अर्थात किससे लड़ना है, किससे संधि करना है, यह अंग्रेज निश्चित करेगा। दूसरा, उसके यहां एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा उस राज्य में जो सहायक संधि स्वीकार करेगा, और उस बिना रेजिडेंट से पूछे किसी अन्य यूरोपियों को ना तो रखेगा और ना ही कोई बाह्य कार्य करेगा। एक प्रकार से संप्रभुता चोट हो गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, एक अंग्रेजी सेना रखेगा वो, एक अपनी सेना रखेगा वो, पैसा देगा वो, लेकिन रहेगी अंग्रेजी सेना। अर्थात देशी राज्य के खर्चे में उसी के राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी। और चौथी बात, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, अन्य किसी यूरोपीय से कोई संबंध नहीं रखेगा ना संबंध। ये चारों बातें जो उसकी सहायक संधि में थी, एक प्रकार से किसी भी राज्य की संप्रभुता पर चोट थी। कोई भी स्वाभिमानी राज्य सहायक संधि स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे आपने देखा, सबसे पहले भारत में किसने सहायक संधि स्वीकार की? निजाम ने। हैदराबाद का निजाम उस समय हुआ करता था, निजाम अली। पिछलग्गू बन गया चुका था इस समय तक वो अंग्रेजों का, चाटुकारिता पर आ गया था। उस संरक्षित राज्य के रूप में उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए सबसे पहले उसने सहायक संधि स्वीकार कर दी। अवध के ऊपर भी लगाई गई सहायक संधि। उस समय शहादत कहां था, उससे पूछा भी नहीं गया, सिर्फ साइन करवाया गया, तुम भी करो सहायक संधि पर, नहीं भी किया। अब मराठों को कैसे करना पड़ा? एक नालायक बाजीराव द्वितीय 1795 में बन चुका था मराठा पेशवा, जो षड्यंत्रकारी था, मराठा संघों को लड़ा रहा था आपस में। उसी की नालायकी के कारण अंग्रेजों को हस्तक्षेप करना पड़ा, युद्ध हुआ और सबके ऊपर, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और पेशवा के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। वेल्जली ने सबसे पहले मैसूर पर कहा, मैसूर सबसे ज्यादा डर था, मैसूर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। तुरंत सूचना दी गई, आप सहायक संधि स्वीकार करो। टीपू तो जानता था कि इंतजार है अंग्रेजों को सिर्फ उस समय का कि कब कोई बहाना मिल जाए और मैसूर पर वो आक्रमण कर दें। टीपू ने कहा, शेर की भांति 1 दिन का शासन करना गीदड़ की भांति 100 दिन के शासन करने से बेहतर है। सहायक संधि पर साइन करने से अच्छा है कि मैं लड़ करके मर जाऊं। बस वेल्जली तो यही चाहता था कि टीपू सहायक संधि पर स्वीकार ना करे और उसके ऊपर आक्रमण करने का मौका मिल जाए।
बेलजली ने एक बड़ी सेना लेकर के मैसूर पर आक्रमण कर दिया। निजाम पहले सहायक संधि स्वीकार कर चुका था। मराठों के अंदर वो ताकत नहीं थी, आपस सारे सरदार आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ से स्टुअर्ट गया, दूसरी तरफ से मार्क्वेस बेलजली की सेना और मार्क्विक्स की सेना, और तीसरी तरफ से पूर्व से स्टुअर्ट की सेना ने रंगपट्टम पे दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। बेचारा क्या करता, कितनी स्थितियों को हारता हुआ उसकी बेलजली की सेना से रंगपट्टम में घेर ली, किले के अंदर था, रक्षा करता रहा। निकल आया, जब देखा सेना परास्त हो रही है हर जगह, श्रीरंगपट्टम के द्वार पर आता हुआ खुद लड़ा और अंग्रेजी सेना के सामने कब तक टिकता। 1799 में मैसूर की रक्षा करता हुआ श्रीरंगपट्टम के द्वार पर शहीद हो गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने जीत। टीपू मारा गया 1799 में और मैसूर फतह कर लिया अंग्रेजों ने। इसी के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त। 1761 में हैदर अली ने नंद भाइयों को समाप्त करके मैसूर पर जिस संप्रभुता की स्थापना की थी, मैंने क्या कहा, नहीं, तीसरा तो खत्म हो चुका, चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य। आप लोग इसे समझ रहे हैं, समझते हैं। कभी कभी अगर मुंह से मेरे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आप समझ रहे हैं, पहला 67 से 69 तक मद्रास की संधि, दूसरी 80 से 84 तक मंगलौर की संधि, तीसरी 90 से 92 तक रंगपट्टम की संधि हुई और चौथी में मार दिया गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से इनके राज्यों को, अधिकांश राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बना लिया। कुछ मराठों को दे दिया उत्तरी हिस्सा, गंटूर से पश्चिम का कुछ हिस्सा निजाम को दे दिया, बाकी हिस्सा खुद अपने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिखाने के लिए भारतीय जनता का सहयोग, और जैसे खाने के दांत और दिखाने के, और उसके लिए अंग्रेजों ने मैसूर के आसपास का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे आप जागीर कह सकते हैं, जो पुराना नंदराज से पहले किसकी सत्ता वहां थी, गोदयार वंश के चिक्का राजा की, उन्हीं चिक्का राजा के वंशज के चिक्का एक बालक था, उस बालक को गद्दी पर बैठा करके अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में उसके साथ सहायक संधि कर ली और एक राज्य स्थापित कर लिया। कहने के लिए तो वो 1947 तक मैसूर राज्य रहा। इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके विलियम बेंटिंग ने इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, मैसूर राज्य को। मैसूर राज्य तो जीता जा चुका है, लेकिन एक छोटा, जैसे सतारा राज्य तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शिवाजी के एक वंशज को, प्रताप सिंह को अंग्रेज बैठा देंगे, पेशवा को समाप्त कर देंगे, सबका नाम मात्र का रहेगा अंग्रेजों का संरक्षित राज्य। तो मैसूर तो रहा, लेकिन जब कुशासन का आरोप लगा करके बेंटिंग ने मिलाया था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे स्वीकार नहीं किया, वापस देना पड़ा उसको राज्य, और स्वतंत्रता तक किसी न किसी रुपए की रियासत के रूप में। जब देश आजाद हुआ तो आप जानते हैं बहुत सारे, हैदराबाद जैसी रियासत, जूनागढ़ जैसी रियासत, कश्मीर जैसी रियासत, कुछ बहुत बड़े बड़े रियासतें थी और कुछ बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। वो सब क्या हो गए, ब्रिटिश राज्य में मिल गए। वैसे भी एक छोटा सा संरक्षित राज्य था वह गोदेवार वंश, जो 1612 में वेंकट द्वितीय के समय में स्वतंत्र हुआ था, हैदर अली के समय में मैसूर राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध हुए और अंग्रेजों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को मार करके मैसूर राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कर लिया। इसी के साथ अंग्रेजों का मैसूर विजय पूर्ण। अभी तक सिर्फ 2 विजय हुए हैं, एक बंगाल विजय हुआ है और एक मैसूर विजय, लेकिन घुटनों में कई आ चुके हैं। अवध आ चुका है,
और निजाम आ चुका है। ताकतवर के रूप में दो ही बचे हुए हैं, एक मराठे बचे हुए हैं और एक सिख रणजीत सिंह बचे हुए हैं, पंजाब राज्य। अवध का भी इन्होंने विलय नहीं किया है। अवध अभी भी एक राज्य के रूप में विद्यमान है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अवध तो नाम मात्र का है। आपने देखा वहां के बेगमों तक को अंग्रेजों ने पैसों के लिए नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अत्याचार करके पैसा वसूले। मैसूर राज्य का विलय इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। आंगल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के बाद, चौथे आंगल मैसूर युद्ध के बाद, अली ने दंभ भरे शब्दों में कहा कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों पर है। जैसे तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद दंभ भरे शब्दों में कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को हमने मजबूत बनाए शत्रु का सर पूरी तरीके से कुचल दिया है, समाप्त हो। आंगल मैसूर तो एक बंगाल विजय आपने देखा कैसे स्वतंत्र हुआ और कैसे समाप्त हुआ। एक मैसूर विजय आपने देखा कैसे स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? हैदर अली ने 1761 में वहां का जब सर्वे सर्वा बन गया मैसूर का, दोनों भाइयों नंदराज देवराज को बना करके, तो हैदर के नेतृत्व में। लेकिन 4 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ और 99 में यह राज्य समाप्त। ठीक, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा हूं। अभी बचा हुआ है मराठा, पंजाब, अवध। ये 3 बड़े बचे हुए हैं। 2 आपने पढ़ लिए, अब कौन सा पढ़ेंगे? मराठा। चलिए, मराठा इंपॉर्टेंट भी है और मराठा 2 दिन लगेगा पढ़ाने में। मराठा राज्य के विषय बताता हूं। मराठा व्यापार करने आए थे, तो कब्जा करते चले जाते और कहा नहीं गया है भी। इसीलिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार का मोनोपोली एक अधिकार मिला हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ ने कहा पूरब के साथ, ये थोड़ा कहा था जाकर के वहां लड़ाई करो, अपना राज्य स्थापित करो। नहीं, कब्जा किए, साम्राज्यवाद बनाए, मौका मिल गया। आपको मौका मिल जाएगा कि अगर आप किसी के घर में गए हो, रह रहे हो और मौका मिल जाए मालिक बनने का, तो आप खट से बन जाओ। आपकी बात छोड़ दीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा धार्मिक प्लेस है। यहाँ के मंदिर मठ होते हैं और उन मठों में लोग प्रवेश करते हैं और महंतों की हत्या करके वहां की पीठ की दावेदारी कर देते हैं। धार्मिक वहां तो मुक्ति होने के लिए सन्यासी स्थिति में गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उस पीठ का मुखिया बनने के लिए बड़ा तिकड़म होता है। जेल में है आनंदगिरी। आनंदगिरी जेल में है क्योंकि वही उत्तराधिकारी बनना चाहता था नरेंद्र गिरी का। माया का मोह बहुत तगड़ा होता है। तलवार लेकर के दोनों हाथों में नहीं आए थे, आए थे व्यापार करने। पुर्तगाली यहां से क्यों गए? आए व्यापार करने। उन्हें लगा व्यापार हम तब कर पाएंगे जब तलवार का इस्तेमाल करेंगे। पूरे समुद्र के स्वामी बन बैठे, दोनों हाथों में तलवार ले लिए। जब तक दोनों हाथों में तलवार रही तब तक तो यहां रहे। ये बड़ा पैसा है। एक तलवार फेंके, सोना लूटना शुरू किए, कमजोर हुए, दूसरा भी फेंक दिया और लूटे। जब तलवार हाथ से गई तो पीछे वाला आ गया, दे दिया। भाई मैं कह रहा हूं, आए थे यहां व्यापार करने। दस्तक के माध्यम से कंपनी का व्यापार, कंपनी थी, उस कंपनी का यही खरीद, यहां सोना चांदी पैसे देते थे, यहां से मसाला लेके जाते थे, कपड़ा लेके जाते थे। लेकिन अगर किसी, डुप्ले ने सबसे पहले किया
किसी को गद्दी पर बैठाने से बिना व्यापार किए मुफ्त का चोखा पैसा मिल जा रहा है, व्यापार करने की क्या जरूरत है भाई? आप घर से 2-2 हजार की नोट लीजिए और चले जाइए दूध लेने। दूध आप डेली लीजिए, वहां देखिए उस भैंस के लिए दोनों लड़ रहे हैं, भैंस की कीमत 1 लाख रुपए है, तो आप सोचेंगे कि दोनों लड़ लेते बढ़िया था, या भैंस ही मुझे मिल जाती तो 1 किलो दूध की क्या जरूरत है। उसका फायदा आप उठा लें और भैंस का स्वामित्व हासिल कर लें, फिर तो सब आपका है। बिना चारा दिए उस भैंस को दूह लीजिए। तो बिना चारा दिए भारत को अंग्रेजों ने दूहा, अकूत संपत्ति लेके गए। उनके व्यापार से भारत को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो आधिपत्य स्थापित करके यहां की इकोनॉमी सिस्टम को डैमेज कर दिया, उससे भारत को खूब बहुत बड़ा पैमाने पर हुआ। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के अनुरूप ढाल दिया। जो औपनिवेशिक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में पढ़ाऊंगा तब चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल अभी वो टॉपिक है जो आप कह रहे हैं, जब स्वायत्त राज्य पढ़ा लूंगा तो पढ़ाऊंगा यूरोपियों का आगमन और उनका भारत विजय, तब मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। पूरे मॉडर्न इंडिया में आप लोग रहिए। मॉडर्न इंडिया एक बार पढ़ा, जैसा मैसूर आज मैंने पढ़ाया, कोई ऐसा प्रश्न नहीं मैसूर से पूछा जाएगा जो आप लिख न ले जाएं। यदि एक बार पढ़ लें, जाकर के 10 मिनट खाली मैसूर पढ़ लीजिए, आप सब कर ले जाएंगे। नथिंग, कुछ नहीं, कोई प्री का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई मेंस का नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे अलग पूछ लिया जाए। हल्का सा मैप बना दीजिए, तृतीयांगल मैसूर, तीनों की पोजीशन साबित करते हुए क्यों कारण युद्ध हुआ और कौन सी घटनाएं घटी, समाप्त लिख दीजिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मराठा ये कौन थे, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 1627 में शिवनेरी देवी की कृपा से शिवनेर दुर्ग में शिवाजी पैदा होते हैं। मराठा के भोसले, कौन सा इनकी मराठा जात थी? भोसले, जो नागपुर के भोसले हुआ करते थे, भोसले जात थी। सामान्य रूप से 1643-44 में यह राजनीतिक स्थिति अपनी शुरू की है। हम लोग देखेंगे कि जावली के कुछ युवकों को अपने साथ मिलाए और इन्हें जो पूना, चाकन और सूपा की जागीर मिली हुई थी, वहीं से उत्कर्ष हो गई। सिंहगढ़, तोरण, कोंडाना, जावली, जुन्नार जीतते हुए किस तरीके से बीजापुर मुगलों को परास्त करते हुए पुरंदर की संधि तक 74 तक आते आते, पढ़ाऊंगा एक एक चीज, 1674 तक आते आते दक्षिण में स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थापना करते हुए, रायगढ़ को राजधानी बनाते हुए छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। स्वतंत्र मराठा साम्राज्य, शिवाजी। आने वाले 74 से 6 वर्ष बाद 80 में इनकी मृत्यु होगी, लेकिन उस समय तक जो आज का महाराष्ट्र है, जो आज का पूरा आंध्र प्रदेश है, जो आज का खानदेश है, जो आज का कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा था, जो सतारा और जिंजी का बेल्ट हुआ करता था, वहां तक शिवाजी ने जीत करके एक साम्राज्य। इस दौरान उन्हें बीजापुर से, मुगलों में औरंगजेब से कैसे संघर्ष करने पड़े, मैं इसका इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। मराठों का इतिहास है। 80 में उनकी मृत्यु होती है, ना चाहते हुए भी नालायक बेटा संभाजी गद्दी पर बैठता है। 80 से करके 1689 संगमेश्वर से गिरफ्तार किए जाने तक संभाजी के अधीन मराठा शक्ति का विकास होता है। संभाजी की दुर्दांत हत्या कर दी जाती है। इसके बेटे साहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है। शिवाजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न सोयराबाई से गद्दी पर बैठता है राजा राम, जो छोटा सा था, अब बड़ा हो चुका था। उस राजा राम द्वारा 89 से लेकर के 1700 तक रायगढ़ को छोड़ करके सतारा, जो कभी शिवाजी ने जीता था, उसे केंद्र बना करके मुगलों से संघर्ष किया जाएगा। स्थिति इस 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है
और 1700 से लेकर के 1707 तक राजा राम की विधवा अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके मराठा वीरांगना के रूप में मराठा साम्राज्य का खुद संचालन कर। कौन? ताराबाई। शासन देख रही ताराबाई, लेकिन गद्दी पर बैठाई राजा राम के बेटे शिवाजी द्वितीय। इंपॉर्टेंट, इस बीच ताराबाई ने, ये मराठों का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ताराबाई ने बहुत सारे किले अंग्रेजों से छीन लिए। चंद्रराव मौर्य, बालाजी विश्वनाथ, लघुजी जाधव, बड़े बड़े मराठा सरदारों ने ताराबाई का साथ दिया। 1707 में बहुत चालाकी से औरंगजेब के बेटे मुअज्जम और आजम ने साहू को छोड़ दिया। साहू और ताराबाई के बीच उत्तराधिकार संबंधी युद्ध होता है। एक गुट ताराबाई का साथ देता है, दूसरा गुट साहू। संभाजी का बेटा, जब संभाजी की हत्या की गई तो साहू को और उसकी मां येसुबाई को मुगल गिरफ्तार करके दिल्ली लेके चले गए। और जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा मुअज्जम बैठा तो दिल्ली से इसलिए छोड़ दिया गया कि जब ये दक्षिण में जाएगा तो इसकी चाची और इसके बीच में लड़ाई होगा और मराठे कमजोर होंगे तो जो क्षति पहुंचा रहे हैं मुगलों को वो कम हो जाएगी। चालाकी थी मुगलों की। यहां इन दोनों के बीच हुए युद्ध में साहू का पलड़ा भारी रहा और साहू अंततः सतारा का हो गया। 1707 में साहू सतारा का शासक। दोनों के बीच में ताराबाई और उनके बीच में संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि मराठा साम्राज्य को दो हिस्सों में बांटना पड़ गया। एक का केंद्र हो गया सतारा, जहां कौन हो गए? साहू। दूसरे का केंद्र हो गया कोल्हापुर, जहां ताराबाई शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके शासन करने लगी। ताराबाई शिवाजी द्वितीय, ये महत्वहीन हो गया। केंद्र के रूप में कौन उभरा? सतारा, साहू जी। इन दोनों के बीच में 1731 में एक वारना की संधि हुई, जिसके तहत तय कर दिया गया कि जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है वहां कोल्हापुर शासन करेंगे शिवाजी, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो वेदूर का क्षेत्र था मराठों का, और जो दक्षिणी और पश्चिमी बेल्ट है सतारा, वहां से शासन करेंगे साहू। दोनों का राज अलग अलग होगा। साहू 1749 तक जिंदा रहे, तब तक पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही। 1749 में जब इनकी मृत्यु हुई तो साहू जी का कोई बेटा नहीं था, तो वही शिवाजी का द्वितीय का बेटा संभाजी द्वितीय, जिसे उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया जा रहा था, बाद में पेशवा बने थे बहुत शक्तिशाली बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही गद्दी पर बैठे उसी समय ये विस्तार करना चाहते थे, लेकिन दोनों आपस में छत्रपति के लिए लड़ना शुरू किए। साहू पेशवा को पता चला ये जो दत्तक पुत्र विजय गद्दी पर बैठाया जा रहा है ये वास्तविक नहीं है। प्रभाव में ले लिया पेशवा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए अगला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं। 1750 में पेशवा और छत्रपति के बीच में एक संधि हुई जिसे संगोला की संधि कहा जाता है। एक हुई थी कौन सी? वहां वारना की संधि। और ये कौन सी संधि हो रही है? इस संगोला की संधि के तहत छत्रपति के सारे अधिकार समाप्त हो गए। छत्रपति नाम मात्र का सिर्फ सतारा के किले का एक व्यक्ति हो गया। एक प्रकार से उसे सतारा का महापौर कहा जाने लगा।
कहने के लिए राज प्रमुख था, लेकिन मराठा राज्य की समस्त शक्ति पेशवा के अंदर। किस संधि के बाद? संगोला की संधि। शाहू की मृत्यु के बाद बाजीराव के नेतृत्व संधि हुई थी, जिसे इतिहास में संगोला की संधि कहा जाता है। उसी के तहत छत्रपति समाप्त, सब कुछ कौन हो गया? पेशवा। पेशवाओं के अधीन मराठों का इतिहास पढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, मराठों का इतिहास हम 4 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। पहले शिवाजी से पूर्व का इतिहास। इस शिवाजी के गद्दी में बैठने और सत्ता शुरू करने से पहले मराठों की क्या पोजीशन थी, मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जहांगीर के समय में मराठे मुगलों की सेवा में गए, और औरंगजेब के समय तक आते आते उनके उमरा वर्ग में 33% हिंदू थे, और उस 33% में 70% मराठे थे। क्या इतिहास रहा है, मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं पूरा पढ़ाऊंगा शिवाजी का दूसरा टॉपिक सिर्फ शिवाजी को पढ़ाऊंगा। और यह 1627 में पैदा हुए, 46 से अभियान शुरू किए, 74 में छत्रपति बने, और 80 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही और प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही, मैं इसका अध्ययन पढ़ाऊंगा। दूसरा टॉपिक मैं शिवाजी को पढ़ाऊंगा। बहुत छोटा है, 10 मिनट का कार्य है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। शिवाजी के बारे में कल पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में सर जदुनाथ सरकार का कहना है कि हिंदू जाति द्वारा पैदा किया हुआ एक अंतिम विलक्षण प्रतिभा, जिसने हिंदू धर्मोद्धारक गौ और हिंदुओं की रक्षा के लिए संघर्ष ही नहीं किया, अपितु मुगलिया साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। इन्हें वामपंथी इतिहासकार भले ही पहाड़ी चूहा कहा हो, जिस अफजल खां की हत्या करके शिवाजी 1659 में सुर्खियों में आए थे, जो बीजापुर का प्रमुख सेनापति और सरदार था अफजल खां, उसने दंभ और घमंड भरे शब्द में दरबार में कहा था कि इस पहाड़ी चूहे को मैं बिना घोड़े से उतरे ही दबोच लूंगा, और उस पहाड़ी चूहे ने उसको अंत कर दिया। धोखा दे करके मारने वाले उस अफजल को अपनी बघनक से फाड़ दिया शिवाजी ने। शिवाजी साहस और हिम्मत की प्रतिमूर्ति थे, एक ऐसा शासक जिसे कभी शासन का दंभ नहीं हुआ, एक ऐसा शासक जिसकी किंवदंतियां और जिसके उदार और जिसकी शालीनता की चर्चाएं बहुत समय तक की जाती हैं। साहस जितना था उतने ही उदार और उतने ही बड़े व्यक्तित्व वाले थे। 2 घटनाएं आप लोग पढ़े होंगे। एक बार एक युद्ध में जीतने के बाद उसमें मुगलों का हरम चला करता था, इस्लाम का हरम चला करता था, और उसी इस्लाम आक्रमण के कारण जो विधवाओं की स्थिति खराब हुई, स्त्रियों की स्थिति खराब हुई, बालिकाओं की हत्याएं शुरू हुई, जौहर प्रथा शुरू हुआ, पर्दा प्रथा शुरू हुआ, बालिकाओं को मारा जाने लगा। ये सब बाह्य आक्रमणों के कारण, क्योंकि वो डर रहता था कि मुगल हरम का हम हिस्सा बना दिए जाए, हमारा शारीरिक शोषण किया जाए, इसीलिए उन्होंने मृत्यु स्वीकार करना। युद्ध में बड़े पैमाने पर पुरुषों को गुलाम और स्त्रियों को हरम में बनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई थी। उस इस्लाम में एक कहना नहीं चाहिए बुरी स्थिति थी महिला। उस प्रथा के तहत उसमें शिवाजी ने महिलाओं की सिर्फ इज्जत नहीं करना सीखी, अपनी मां से जिस संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने सीखा था, आजीवन उसका पालन। निजाम और उनके कुलवधू
गिरफ्तार कर करके सेनापति लेके आया दरबार में, और शिवाजी से सिर्फ इतना ही कह दिया कि आपके लिए अनूठा उपहार लाया हूं और प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहे लाओ दरबार में। देखा, शिवाजी उठ खड़े हुए, लज्जित हुए। कहे मैं तो माफी मांग ही रहा हूं इस महिला से, तुम भी माफी मांगो और इसे सम्मान सहित वापस करो। तुम्हें आज के बाद दिखाई मत देना तुम दरबार, मुझे इसमें अपनी मां की झलक दिखाई देती। छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों को शिवाजी जीते थे। एक बगल के पहाड़ी राज्य पर एक महिला मराठा शासिका की आधिपत्य था। जीत करके पराजित के रूप में शिवाजी के सामने पेश की गई और उसने डांटा शिवाजी को कि शिवा तू इसलिए मुझे परेशान कर रहा, तेरा राज्य बड़ा है। शिवाजी ने रुधे हुए कंठ में उनसे कहा, नहीं, मैं माता का दर्शन करने के लिए आपको बुलाया हूँ। राज्य उनका वापस कर दिया शिवाजी। एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में शिवाजी ताकत के रूप में इनसे आगे बढ़ करके था। हिंदू पद बादशाही और मराठा स्वराज्य साम्राज्य को स्थापित करने में इनसे 10 कदम आगे बाजीराव प्रथम हुआ, जिसने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। शिवाजी का वो संघर्ष और उनकी स्थिति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जरा जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, शिवाजी के पश्चात छत्रपति, शिवाजी के पश्चात छत्रपति। आप जानते हैं शिवाजी के बाद कैसे हुआ, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। वारणा की संधि के तहत कोल्हापुर राज्य और सतारा राज्य। संगोला के बाद छत्रपति नाम मात्र का, छत्रपति वहीं रह गया, कोल्हापुर वो हट गया, रह गया सतारा का, लेकिन सतारा का सिर्फ एक व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। पूरा अधिकार किसके पास चला गया? मराठों के पास, पेशवाओं के पास। और 1818 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा राज्य समाप्त हुआ, मैसूर में कहने के लिए पुनः वंशज को स्थापित करने के लिए छोटा सा मैसूर राज्य स्थापित कर दिया गया। वैसे अंग्रेजों ने पेशवा संघ को समाप्त कर दिया और उन पेशवा संघ की जगह पर, इंपॉर्टेंट, उन पेशवा संघ की जगह पर, पेशवा का मुखिया, मराठा संघ का मुखिया कौन होता था? पेशवा। संघ को समाप्त कर दिया, पेशवाई समाप्त कर दिया और पुनः शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को उस सतारा राज्य का छोटा सा शासक मान लिया। और जब डलहौजी आया तो आप जानते हैं, सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर, इन सभी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा राज्य समाप्त हो गया। पेशवा के उत्तराधिकारी नाना साहब का पेंशन डलहौजी ने रोक दिया, इसीलिए नाना साहब ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। जानते हैं, पढ़ाऊंगा। तो शिवाजी के पश्चात छत्रपति। अगला जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट, पेशवा। बहुत इंपॉर्टेंट, पेशवा और संघ। ये बहुत, क्योंकि इसी पेशवा और संघ के समय में ही मराठा शक्ति अर्श फर्श से अर्श पर जाएगी। 1713 में साहू बालाजी विश्वनाथ नामक एक चित्पावन ब्राह्मण को अपना पेशवा बनाएगा, जो मूल रूप से वित्त विभाग, राजस्व विभाग का प्रधान और मुखिया था। और अपनी चातुर्यता से उस बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को मुगलों के समय में ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। 1713 से 1818 तक, 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य का शेर बाजीराव प्रथम, 1740 से 1761 तक मराठा साम्राज्य का महान विस्तारक बालाजी प्रथम का बेटा बालाजी बाजीराव। 1761 में मराठों के हारने के बाद खुद बेचारा आत्महत्या कर लेगा या मर जाएगा। 1761 से 72 तक माधवराव, 73 में नारायण राव, बताऊंगा किस तरीके से अंग्रेजों के पास जाएगा। नारायण राव के बाद 73 से लेकर 95 तक
संरक्षण में अल्पवयस्क व्यक्ति माधवराव नारायण राव। यही समय होगा जब मराठा सरदार जसवंतराव होलकर, पिलाजी गायकवाड़, महादजी सिंधिया जैसे लोग, राघोजी भोसले जैसे लोगों के नेतृत्व मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष। 95 में आत्महत्या कर लेगा 20 साल का वह छोटा सा पेशवा, और वो रघोवा नालायक का एक नालायक बेटा 1795 बाजीराव द्वितीय पेशवा बनेगा। वो सारे मराठा संघों को आपस में लाएगा। अंग्रेजों को मराठों के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। इसी के समय में पसीन की संधि होगी। सहायक संधि थोपने के लिए होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ सबको परास्त किया जाएगा। और 1818 में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय में, इसी पेशवा के समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को चुनौती देकर के ध्वस्त कर दिया, पेशवाई समाप्त कर दिया, मराठा संघ समाप्त हो गया। 90% अधिकांश क्षेत्र जीत करके ब्रिटिश राज्य में, कहने के लिए नाम मात्र पेशवाई तो खत्म, सतारा राज्य स्थापित कर दिया जाएगा। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले को, उनके अधिकांश क्षेत्रों को, राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा और छोटे छोटे संरक्षित अधीन रियासत कह लीजिए, राज्य नहीं, अंग्रेजों के अधीन सहायक संधि थोप करके कर लीजिए, मराठा राज्य समाप्त हो जाए। एक मिनट बता रहा हूं। जो आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आए, चाहे जो मैंने कहा कुछ भी आप पूछ सकते हैं, प्री का हो, मेन का हो, इंटरव्यू का हो, एंशिएंट का हो, मेडुअल का हो, मॉडर्न का हो, आप लोग पीछे लिख लीजिए। अभी जब मैं कहूंगा पूछिए तो पूछ लीजिए, पीछे थोड़ा रिदम टूट जाता है, मैं बता दूं। तो बता रहा था कि पेशवाओं के बारे में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशवा ही है, क्योंकि मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ है? पेशवाओं के। इसमें 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक तो पेशवा, दूसरा बाजीराव प्रथम पेशवा के समय में मराठा शक्ति के उत्कर्ष के लिए वो मराठा संघ का निर्माण करेगा, जिसमें मराठा क्षत्रपों को, मराठा प्रांतपतियों को खुद शासन करने का पावर और अधिकार मिल जाएगा। क्या परिणाम हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़ का उत्कर्ष हो। ठीक, 1 मिनट मिश्रा जी, रहने दीजिए, पता नहीं क्लास छोड़ने के लिए कहे हैं कि... अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ रहे हैं तुरंत। जो नए लोग हैं, जितने लोग, आप लोग मिल लीजिएगा मुझसे, मैं बताऊंगा पीछे की चीज़ों को कैसे रिकैप करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इनके पेशवाओं के बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेशवा संघ बन जाएगा, और इनको मिला करके उस संघ द्वारा ही पूरे भारत पर आक्रमण करके और मराठों के प्रभाव क्षेत्र में लाए जाएंगे। और दूसरा, जैसे शिवाजी ने अष्टप्रधान के रूप में अपनी सेना को, सत्ता को स्थापित की, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके अपने रेवेन्यू को स्थापित करने का प्रयास किया, सेना स्थापित किया, वैसे इन पेशवाओं ने, शिवाजी ने कहां से शासन किया? रायगढ़ से। अन्य छत्रपतियों ने कहां से शासन किया? सतारा से। लेकिन पेशवाओं ने अपना केंद्र कहां बनाया? पुणे को, पूना को। मुख्यालय अब क्या बन गया था? पूना। संगोला के संधि के बाद शक्ति का आधार कहां चला गया था? सतारा से पूना। इंपॉर्टेंट। जो चौथा टॉपिक में पढ़ाऊंगा, 4 हो गया, 5वां टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा और यहीं से पूछा जाएगा, आंग्ल मराठा संबंध। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? आंग्ल मराठा संबंध और संघर्ष। इसमें किस तरीके से 1775 पहली बार मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा अंग्रेजों को मराठा मामले में, और 1818 तक
3 आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चलेगा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 तक चलेगा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में चलेगा और पूरी तरीके से ध्वस्त और समाप्त हो जाएगा। ये हमने एक आइडिया आपको बताया। कल मैं इसे पढ़ाऊंगा, मराठा साम्राज्य। आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे। हाँ।